हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक इस चैप्टर में नैम जो था एज अ ऑर्गेनाइजेशन और नेहरू नेहरू एज अ लीडर ने और भी लीडर्स ने क्या डिसाइड करा था कि हमें किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करना है, उनकी अलाइंसेस को ज्वाइन नहीं करना है। तो आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे, नैम को हमने देख लिया था, नैम की डेवलपमेंट देख ली थी, नैम बना कैसे था, नेहरू जी का विजन क्या था। आज़ादी से पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि मुझे एशियन रिलेशंस को मजबूत करना है और जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाकर हर एक लीडर को ये बताना है कि अभी हम लोग कॉलोनियलिज्म की बंदिशों में, जकड़ों में आ चुके हैं। अब न्यू कॉलोनियलिज्म के झांसे में मत फंसो किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन करके। तो उस बेसिस पर ये नैम का आइडिया इमर्ज होकर आया था। अब हम बात करते हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। ठीक है, अब यहाँ पर आप ना चाइना के साथ अगर आप लोग पूरा का पूरा बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2 एंड प्लस पीएसआईआर। अब जब मैं ये जीएस पेपर 2 एंड पीएसआईआर बोलता हूँ तो सबको इमेजिन कर लिया करो वो सारे स्टेट पीएससी के पेपर अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, जहाँ पर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर ऑप्शनल में अगर ये कुछ पॉलिटी वाला एंगल होता है तो वहाँ पर आपको हेल्प होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं चाइना के साथ हमारे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट कैसे। सबसे पहले पीस, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, जो आज़ाद भारत था ना, और यहाँ पर पहली लाइन यही क्यों लिखी है, अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। आज़ादी का डंका जब हिंदुस्तान में बज रहा था उसके साथ ही हमारा सबसे पहला इंडो पाक वॉर हो गया था और ये पहला युद्ध था आज़ाद भारत का किसी भी देश के साथ। और ये युद्ध चलता है 1946 से 47, है ना, या इसको 47 से 48 भी कह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने आकर बीच में रिजॉल्व करवाया था इसको। तो ये चीज़ है, युद्ध हमारा इसके साथ पहले ही हो गया था। तो इसका मतलब पाकिस्तान के साथ हमने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे शुरुआत नहीं करी रिलेशंस की। डोंट वरी, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो पाकिस्तानी है, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। यहाँ पर देखो टर्म, देखो यहाँ शुरुआत है वॉर से, उसके बाद सेकंड नंबर पे पीस है हेडिंग में, और यहाँ देखो पहले पीस है उसके बाद कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसके साथ हमने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे शुरू करा, पीसफुल रिलेशन पे, और इसके साथ हमने वॉर के साथ ही शुरुआत करी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत सोच समझ के लिखी जाती हैं, एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक शब्द उसका, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसी तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए उसकी। तो देखो, अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, आज़ाद भारत के जो रिलेशनशिप थे चाइना के साथ वो एक बहुत अच्छे फ्रेंडली नोट पर शुरू हुए। जैसे ही चाइनीज रेवोल्यूशन होता है 1949 में, ठीक है, वहाँ पर रेवोल्यूशन आता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फुल तरीके से सॉवरेन जैसे भारत 1947 में 1947 में हो गया था, चाइना में रेवोल्यूशन आने के बाद 2 साल के बाद एक कंप्लीट तरीके से सॉवरेन सरकार वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। और वहाँ पर लीडर थे जो ये रेवोल्यूशन को, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को जो हवा दे रहे थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा चाइना के अंदर अपना योगदान दिया था और अच्छे लीडर थे इस रेवोल्यूशन को चलाने वाले। उनका नाम था माओ से तुंग। माओ से तुंग, ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट आर्किटेक्ट ऑफ द कंट्री ऑफ चाइना, और इन्होंने एक बुक लिखी थी कि आने वाली चाइनीज जनरेशन को हम लोग कैसे उनसे मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करके देश को चला सकते हैं। तो वो ना एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि हिडन रूल बुक है चाइना की, एक तरीके से इन्होंने लिखी थी, रेड बुक ऑफ चाइना। रेड बुक ऑफ चाइना कि एक एक बंदा कितना इंपॉर्टेंट होता है देश के लिए और चाइनीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है हर एक एक पर्सन। इन्होंने उसके बारे में लिखा था कि चाइना की ग्रोथ को हम लोग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बुक एक प्रकार से बेसिस है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं मिलेगा, यूपीएससी के मटेरियल्स में इसका जिक्र नहीं मिलेगा इस बात का। ये बुक लेकिन बेसिस है कि आज जो चाइना हमें इतना तगड़ा इकोनॉमिक पावर जो दिखता है ना, तो उसके पीछे चाइना को
इतना भयंकर लेवल पे इकोनॉमिक पावर और इकोनॉमिक राइज जो कर रहा है चाइना, उसके पीछे इस बुक का बेस बहुत है और माओ से तुंग की आइडियोलॉजीज छुपी हुई है जिसको अपनाया गया आने वाले चाइनीज लीडर्स के द्वारा। रेड बुक ऑफ चाइना, ठीक है। ये मुझे मेरे नाना जी ने बताया था। ही वॉज पर्सनल एडवाइज़र ऑफ इंदिरा गांधी। तो तब वो ये सब चीज़ें पढ़ते रहते थे, तब वो मुझे बता कर गए थे एक बारी कि चाइना की डेवलपमेंट के पीछे ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। उस टाइम पर होता क्या था, अगर आप आइडियोलॉजी वाला टॉपिक मेरा कोल्ड वॉर वाले लेक्चर से जानते हो, तो देखो होता क्या है, दुनिया में उस टाइम पर ना दो प्रकार की आइडियोलॉजीज पनप रही थी। एक कैपिटलिज्म लेड बाय यूएसए और दूसरी तरफ सोशलिज्म लेड बाय यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर में सोशलिज्म के अलावा एक और आइडियोलॉजी थी। सोशलिज्म क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब इसका डिसीजन सरकार के हाथ में हो, हम कहते हैं ये कंट्री सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी पर चल रही है। ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हो गया। अब कभी कभार जब सोशलिस्ट मॉडल की गवर्नमेंट होती है और वो लोगों की प्राइवेट जिंदगियों में दखल अंदाजी करने लग जाए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप क्या रहोगे, सारे कहाँ रहोगे, सारे एग्रीकल्चरल लैंड को सरकार आपको ये बार बार याद दिलाए कि तुम ये ज़मीन पर जो रह रहे हो, भले ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुमने खरीदा, लेकिन ये भूलना मत कि ये सरकार की है, ये राज्य का गहना है, कभी भी तुमसे छीना जा सकता है। तो यानी कि जब आपको हर एक चीज़ पर किंतु परंतु करके टोक लगे और आपकी प्राइवेट जिंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर घुसकर सरकारी डिसीजन आपको उनकी हवा दिखे, आपको अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में या किसी भी चीज़ में, और आपके ऊपर बंदिशें जब हो, तो क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बन जाता है कम्युनिज्म। और उस टाइम पर कम्युनिज्म ऐसा आइडियोलॉजी को दुनिया में जो 1950s के टाइम पर जो लहर बह रही थी, उसमें सोशलिज्म आइडियोलॉजी को ही बड़ी मुश्किल से रिकॉग्नाइज करा जाता था। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता था। अब होता क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब नैम का आइडिया पढ़ा था, तो आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, हमने एक लाइन सिंपली ये पढ़ी थी कि बड़ी सारी एशियन नेशंस जो थे वो डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट के बाद इमर्ज हो रहे थे इंडिपेंडेंट नेशंस की तरह के तौर पर, ठीक है। लेकिन उनका इमर्जेंस और उनका बर्थ होना एक ऐसे टाइम पर हुआ कि जब सारी एशियन कंट्रीज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर सोशलिस्ट मॉडल या कैपिटलिस्ट मॉडल, बस यही तक सीमित थी, इन्हीं मॉडल को अपना रही थी। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मॉडल के कॉम्बिनेशन को तो हमने भी अपनाया अपने इकोनॉमिक मॉडल में, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी एक अलग चीज होती है, ये इकोनॉमिक मॉडल होता है। लेकिन कम्युनिज्म में ये माना जाता है कि सरकार आपकी प्राइवेट जिंदगियों के अंदर भी दखल अंदाजी करती है, जैसे अर्सवाइल यूएसएसआर में करा जाता था। अब होता क्या है, अमंग्स वेरियस इंडिपेंडेंट नेशन जो कि बर्थ ले रहे थे एशिया के अंदर, उनमें से चाइना ने भी बर्थ लिया आफ्टर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। लेकिन यहां पर यहां की सरकार ने जो मॉडल अपनाया कंट्री को चलाने का, वो अपनाया कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जब भी किसी फॉरेन पावर के चंगुल से छूटते थे ना, जब इस जमाने में जब सारी कंट्रीज आजाद हो रही थी, दुनिया इस टाइम पर पहले जैसी नहीं थी कि जब कॉलोनियल पावर्स ने कब्जा करना शुरू करा था बड़ी सारी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में। जैसे हमारे यहीं देख लो, हमारे यहां कोई डेमोक्रेसी जैसा शब्द या फिर कोई व्यवस्था जैसा कोई शब्द नहीं जानता था। अलग अलग रियासतें थी, एक दूसरे पे आक्रमण होते थे, राजाओं महाराजाओं का जमाना था, कोतवाल थे, पटवारी थे, यही सब थे। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि भारत को ये चला रहा है, ये कोई नहीं कह सकता था। ये चीज क्योंकि ऐसे हो गई कि दिल्ली सल्तनत आया, थोड़ा सा वैक्यूम आया, फिर मुगल एम्पायर आया, और मुगल एम्पायर को तोड़ने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। अगर वो नहीं आते तो आज शायद से हम लोग, कोई भी ऐसा हो गया होता कि उनकी पावर बढ़ रही होती, या फिर हम सभी मतलब किसी ना किसी एक इन्हीं के अकबर के खानदान वालों के उसमें कोई मतलब नौकरी कर रहे होते या कुछ कर रहे होते। यही जिंदगी चलती भारत की, और उसकी आइडेंटिटी यही रहती है कि आज इंडिया जो है एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता।
ऑब्वियस ही बात है, जब मुगल रूलर्स अगर सेंट्रल अथॉरिटी बनकर बैठे थे और उनका रूल अगर इस्लाम का था तो हम भी मतलब इस्लामिक रूल के अंतर्गत होते। और क्या पता फोर्सफुल कन्वर्जन होकर आज हमें तो पता नहीं चलता, बड़ी सारी ऐसी जनरेशन हो सकता है हम मुसलमान धर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए होते हैं। आने वाले टाइम पे कोई रूलर फिर से चला आता औरंगजेब वगैरह जैसा, और अंग्रेज अगर ना आए होते तो उनकी पावर बढ़ती चली जाती, या हमारे खानदान की हस्ती मिट गई होती किसी वॉर या किसी युद्ध में या किसी भी रीजन की वजह से, जो भी था। लेकिन अपनाया तो हमने भी आज़ादी के बाद कैपिटलिज्म सोशलिज्म का मॉडल, लेकिन कम्युनिज्म जो चाइना ने अपनाया, हाँ मैं आपको एक वो बता रहा था उस जमाने में परिस्थितियां, उस डिकेड में परिस्थितियां क्या थी कि जब कॉलोनियल पावर से रूल करना स्टार्ट करा था ना, तब कोई माइंड नहीं करता था कि कोई सा भी देश हो, हाँ यार एक सुना सुना सा है, हाँ यार एक देश है। लेकिन 1950s में, यानी कि अगर मैं बात करूं 20th सेंचुरी के एंड में और 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप अगर डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट के बाद कंट्री बन भी गए हो ना, इतना काफी नहीं है। आज के जमाने में भी और 20th सेंचुरी के एंड में और 21st सेंचुरी जमाने की स्टार्टिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको आपके नेबरिंग कंट्रीज रिकॉग्नाइज करें ना कि हाँ ये कोई देश है, तब आपको देश का स्टेटस मिलेगा, तब आपको देश का स्टेटस मिलेगा। और हिंदुस्तान और हमारे लीडर्स उन सारी एशियन कंट्रीज में थे। एशियन तो छोड़ ही दो, बात तो ऑब्वियसली बात है, पड़ोसी चाइना के पड़ोसी देश एशियन कंट्रीज ही हैं, लेकिन पूरे विश्व में भारत ही सिर्फ इकलौता ऐसा राज्य था जिसने रिकॉग्नाइज करा कि हाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और ये बुरी नहीं है, चाइना भी एक अच्छा हमारा मित्र बनकर फ्यूचर में उभर कर आ सकता है। तब जाकर इंडिया ने जब इसको रिकॉग्नाइज करा, कोई भी जब एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेती ना, फॉर एग्जांपल जैसे इट इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस कि आप किसी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो तो वो कहते हैं कि आपका ऑलरेडी अगर कोई यहां पर जान पहचान का है तो खाता खुल जाएगा आपका। अगर आप बिल्कुल ही मतलब कोई आपका अगर मतलब कोई रेफरेंस पे नहीं है, कोई लिंक पे नहीं है, अगर हम किसी को फोन करके पूछे कि हाँ ये पर्सन जो है ये ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी ठीक है कि नहीं है, इमेजेस की ठीक है कि नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बस मतलब एक इमेजिनरी स्टोरी बता रहा हूँ कि कोई बैंक में अगर ऐसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ऑलरेडी अगर किसी का यहाँ पर खाता है तो आपका खाता आराम से खुल जाएगा, यहाँ पर किसी का नहीं है और आप बिल्कुल फ्रेश चले गए वहां पर तो नहीं खुल पाएगा, बिना किसी के रेफरेंस से नहीं खुल सकता। कोई ना कोई होना चाहिए कि जो आपको इंट्रोड्यूस करवा दे बैंक से कि हाँ ये अच्छी है, इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, टाइम पे बढ़िया, मतलब इनका डिपॉजिट वगैरह सही रहता है और लोन वोन का भी इनका जो किस्तें चुकाने का जो प्रक्रिया रहती है वो बढ़िया रहता है। आज तक इन्होंने कभी पुराने बैंकों को कभी तंग नहीं करा। हालांकि अब तो सब कुछ मर्ज हो गया, अब तो पता लग जाता है एक बैंक को दूसरे बैंक से, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो बस यूएन में तब तक एंट्री नहीं मिलनी थी चाइना को, लेकिन इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा और यूएन में स्टेटस मिला वर्ल्ड लेवल पे चाइना को कि चाइना भी एक देश है, एक मुल्क है। उस टाइम पर भारत के ना भारत इतना भुगतते हुए आया था आज़ादी से लेकर इतना कुछ होते होते, और हमने पढ़ा था कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में भारत का जन्म हुआ था। भारत बहुत भुगतते हुए आया था, बहुत सफर करा भारत ने। अब अच्छी चीज क्या थी, यूएन की परमानेंट सीट मिल रही थी भारत को। ज्यादा अच्छा भी इसलिए मैं कहता हूं इंसान को नहीं होना चाहिए, वो चाइना को उठाकर दे दी और उसके बाद चाइना का रवैया देखना, पढ़ते हैं आगे जानते हैं इस चीज को। नेहरू ये बड़ी स्ट्रांग तरीके से मानते थे, नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर, जो कि वेस्टर्न डोमिनेशन की परछाई से जस्ट उभर कर बाहर आ रहा था। अब यहां पर ये लाइन का मतलब कैसे, जैसे क्या है, जैसे कोई चीज अंधेरे में छुपी हुई है, धीरे धीरे करके जब उस पर रोशनी डालोगे तो ज्यादा समझ में आता है ना उसके बारे में, अच्छा ये चीज है, अंधेरे में अभी तक दिख नहीं रही थी। तो नेहरू का यह मानना था कि जो कम्युनिस्ट चाइना है वो अच्छी सरकार वहां पर बन सकती है उनकी, और अच्छी कंट्री बन सकती है, और एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है तो एक बार के लिए तो हम इस पर ट्रस्ट करके मतलब इनके साथ रिश्ते गहरे करने का सोच सकते हैं। वेस्टर्न डोमिनेशन के शेडो से निकलकर ये वाली कंट्री अभी आ रही थी, और जस्ट ये कंट्री जो थी ये इमर्ज हुई थी वर्ल्ड स्टेज पर ये इमर्ज हुई थी। और नई गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए भारत ने पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करा, और इंटरनेशनल फोरा का मतलब होता है फोरम्स लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएन वगैरह, या दूसरी कंट्रीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, ये चीज नेहरू जी ने और भारत के लीडर्स ने बखूबी तरीके से चाइना के साथ निभाई। यानी कि जिसको कोई नहीं पूछ रहा उसको हमने पूछा, जिसका कोई वजूद नहीं था उसको हमने वजूद दिलवाया। तो सम ऑफ हिज कोलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल,
ये इनका एक ना फ्यूचरिस्टिक विजन ये कहता था वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ये वही है, हमने पढ़ा था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवाकर इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करवाया था। और दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति इन्हीं की लगी हुई है गुजरात में, ये वही है, ठीक है। ये ना वरी थे कि चाइना ना एग्रेसिव हो सकता है फ्यूचर में, तो नेहरू जी ज्यादा इनके मुंह में मत घुसो, थोड़ा सा दूर रहो, ज्यादा भी ट्रस्ट मत करो इनके ऊपर। लेकिन नेहरू ने कभी इस ख्वाब को दूर दूर तक अपने दिमाग में कभी हावी ही नहीं होने दिया। ये तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक सपने में भी ना सोचने वाली बात थी। इट वॉज एक्सीडिंगली अनलाइकली कि हो ही नहीं सकता ये तो पटेल जी कि चाइना हम पे कभी अटैक करने की सोचे। बड़े लंबे समय तक चाइना का जो बॉर्डर था, इट वॉज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस नॉट आर्मी। अब ये ट्रस्ट वाली बात होती है, जो लाइन आपको दिख रही है ना, इन्होंने क्यों लिखी एनसीईआरटी ने। देखो हर एक कंट्री को जब कंट्री का स्टेटस मिल जाता है तो यार उधर एक परमानेंट आर्मी होनी चाहिए, उस कंट्री को डर लगता है ना। लेकिन हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर था ना, हम वहां पर परमानेंट आर्मी तैनात नहीं करते थे कि नहीं घुसपैठ करेंगे, हमें पता है अच्छे लोग हैं, अच्छा देश है, अच्छे लीडर्स हैं, और जिनको हमने आइडेंटिटी वजूद दिलवाया है, सब कुछ हमने वो करी है, तो ये हमारे घर में आके घुस के चोरी कैसे कर लेंगे या बुरी निगाह से हमारे देश को कैसे देख लेंगे। तो हमने नॉर्मल बीएसएफ के कमांडर, ये जवान जैसे होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती है, सिर्फ इनको तैनात करा, कोई रेगुलर परमानेंट आर्मी वगैरह तैनात हमने नहीं करी। और कोविड के टाइम पे देखो इनका रवैया, इनको देखो जब कोई पूछ नहीं रहा था तब हमने इनको एंट्री दिलवाई। और कोविड के टाइम पे देखो जब भारत कोविड से जूझ रहा था, इतने सारे लोग मर रहे थे, उसी टाइम पर महीना भी नहीं हुआ था चाइना ने अटैक करा था। आप सब जानते होंगे उस टाइम पे कितना न्यूज चल रही थी और कितनी ज्यादा आर्मी वहां पर वो जा रही थी, और मार भी दिए थे इन्होंने हमारे 3-4 जवान, और वो भी हाई लेवल के एक अच्छी खासी आर्मी के पोस्ट पर थे वो लोग को, कुछ ऑफिसर्स को भी मारा था जान से। दोनों कंट्रीज ने साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करा था। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम स्टेट पीएससी परस्पेक्टिव, बहुत सारे स्टेट पीएससी में आ जाता है सिंपल सा क्वेश्चन कि पंचशील एग्रीमेंट इतिहास में कौन सी दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है। इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। तो याद रखना ये इंडो चाइना का एक एग्रीमेंट है पंचशील। पंच मतलब 5, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। शील मतलब शीतलता के साथ, पीसफुलनेस के साथ हम दोनों जो मुल्क हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। और ये साइन हुआ था। आप एक स्टेप बियॉन्ड जाकर इसको सीखो, इंडिया चाइना तो हर कोई बता देगा, आप एक स्टेप और बियॉन्ड जाकर सीखो कि लीडर्स के नाम आ गए फॉर एग्जांपल कि है वो इंडिया चाइना के ही दे रखे हैं, और इंडिया चाइना के ही सारे लीडर्स दे रखे हैं। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर ने तो हमें माओ से तुंग का नाम बताया था, रेड बुक ऑफ चाइना का नाम बताया था। नहीं, वो अलग चीज है, वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वाला बंदा है जिसने चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाई। लेकिन ये साइन हुआ था पंचशील एग्रीमेंट, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उस टाइम पर। और चाइना में ना प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट जैसी टर्म यूज नहीं होती है। चाइना का जो लीडर होता है ना, उसको हम लोग प्रीमियर कहते हैं। प्रीमियर, टॉप मोस्ट पर्सन जो चाइना के अंदर होता है उसको प्रीमियर कहते हैं, ठीक है। वो था चाउ इन लाई। ZH को चाइना में बोला जाएगा चाउ, चाउ इन लाई, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस करा जाता है इसको, चाउ इन लाई। 29 अप्रैल 1954 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये एक स्टेप था इन द डायरेक्शन ऑफ के दोनों मुल्कों के बीच में अच्छे समझौते, आपसी सहमति वगैरह बनेगी, ठीक है। इसमें यह बोला गया था कि हम दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, कभी एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई रणनीति जो रणनीति है हमारी, अगर अच्छे से समझौता करने की, उसको ब्रीच नहीं करेंगे। एग्रीमेंट्स वगैरह जो हमारे बीच में कुछ भी छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े एग्रीमेंट्स तक, अगर बॉर्डर शेयरिंग या कुछ भी एग्रीमेंट अगर साइन हुआ है तो उसको अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो पीसफुल तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे।
ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई इस एग्रीमेंट के अंदर, पंचशील के अंदर। और इसके बाद इंडियन और चाइनीज लीडर्स के बीच में रिश्तों में गर्माहट और ज्यादा बढ़ गई। दोनों फ्रीक्वेंटली एक दूसरे की कंट्री विजिट करा करते थे और इनका स्वागत दोनों देशों के जो लोग थे, भारत के लीडर्स चाइना जा रहे थे तो चाइना की जनता स्वागत करती थी, और चाइनीज लीडर्स अगर इंडिया आ रहे तो इंडिया की जनता उनका भरपूर तरीके से गर्माहट के साथ स्वागत करती थी। इस पंचशील एग्रीमेंट में बड़े सारे पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे। एक बार के लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी हम देख लेते हैं इसको। ये देखो, ध्यान से देखना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हम म्यूचुअली एक दूसरे की बॉर्डर की आजादी और डिसीजन मेकिंग की आजादी भी, सॉवरेनिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। नॉन एग्रेसिव रहेंगे, कभी भी बंदूकें वगैरह, तोपे, गोला बारूद, पटाखों की आवाज भी हम दोनों के लिए दूर दूर तक ऐसी कोई अननोन चीज होगी कि इतना तो सोचेंगे भी नहीं। हम एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस बरकरार रखेंगे। यहां तक बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो रिश्तों के अंदर यू टर्न। इसके इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो। हम लोग एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हम जो स्वतंत्र रूप से अपने अपने देश में करना चाहते हैं उसकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन पंचशील एग्रीमेंट का जो थर्ड पॉइंट था, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये क्योंकि एनसीईआरटीज वगैरह में या फिर अच्छे अच्छे कोचिंग के मटेरियल्स में दे नहीं रखा होता है। हम लोग नॉन इंटरफेरेंस दिखाएंगे इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ ईच अदर म्यूचुअली। बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आपके देश में नेहरू जी जो चल रहा है आप चलने देना, एंड मी एज अ जान जाओ इन लाई, हमारे देश में जो चलेगा मैं संभाल लूंगा। एक दूसरे की तरफ पोक मत करना। अब इसी पॉइंट को लेकर 1962 का युद्ध होगा इंडिया और चाइना के बीच में। 99% यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं जानते इस चीज को। वो पूरा युद्ध लिख लेते, दलाई लामा, धर्मशाला मिली हिमाचल प्रदेश में, बुद्धिस्ट मंक आ गए, उनको रुकवाया जाता है, फलाना ढिकमा। ये पॉइंट कोई नहीं लिख कर आता, ना पीएसआईआर में ना जीएस पेपर 2 में। इस पॉइंट के ऊपर हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन बदल गए। हिंदुस्तान ने अच्छा तो करा था, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं कि करा क्या था, जिसकी मदद करी थी और चाइना ने खफा हो गया था हमसे। उसने अपने हिसाब से तो अच्छा करा था, लेकिन चाइना ने बोला कि तुमने ट्रीटी की वॉयलेशन करी है, थर्ड पॉइंट की। हमारे देश में चल रहा था ना वो मुद्दा, हम देख लेते, तुम्हें जरूरत क्या थी उछल उछल के वो करने की। और फिर क्या होता है, अब आप ध्यान से समझो इस बात को। अब होता क्या है, भले ही मैंने किसी की ना कितनी भी मदद करती हो, आपने किसी की कितनी भी मदद करती हो, आपने उसको आइडेंटिटी दिलवाई, उसको घर दिलवाया, उसको रोटी दी, उसको कपड़े दिए, सब कुछ करा आपने उसके लिए। लेकिन किसी भी इंसान को ना बस एक चीज खलती है कि वादा मत तोड़ो यार। वादा तोड़ोगे ना तो इंसान कहता भाई नहीं चाहिए एहसान, तूने करा था ना, नहीं चाहिए एहसान तेरा। और तब भी आप अगर गिनवाए जाओगे उसको कि एहसान 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 ये करके, तो सामने वाला कहता है अबे वो बेटे वो पुरानी बातें हो गई हैं, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, अब बाप बन गया हूं मैं तेरा, और नहीं यकीन है तो आजा लड़ ले। और यही चाइना ने करा हमारे साथ। क्योंकि यहां पर ना थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई। मतलब इंडिया जो भी करेंगे इंडियन के लीडर्स, वो बढ़िया था, लेकिन चाइनीज लीडर्स के दिमाग में एक बात बैठ गई, ये
नेहरू और इनकी सरकार गद्दार है, इन्होंने पंचशील एग्रीमेंट के इस थर्ड पॉइंट का वॉयलेशन करा है। हमारे देश का मामला था, हम तो नहीं बोलते इनके देश में ऐसी तो 100 समस्या इनके देश में भी हैं, हमें भी पता है, हम भी उसको उछाले हर जगह पर जाकर। ये भाई साहब इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, इंटरफेयर के साथ साथ हमारे देश में जो मुद्दा चल रहा है, जिस बंदे को लेकर हमारे देश में पूरा का पूरा खिचड़ी पक रही है, इन्होंने उसको पनाह दे दी, रास्ता दे दिया, यहां से चले आओ अपने फॉलोअर्स के साथ। पूरा का पूरा धर्मशाला बनाकर, हिमाचल प्रदेश में जगह है धर्मशाला, वहां पर असाइलम बनाकर दे दिया कि रुको यहां पर मोनेस्ट्री, और अनिश्चित काल तक रुको। तो दुश्मन को जब तुम पनाह दे रहे तो क्या सगे होगे तुम हमारे एग्रीमेंट में? चाइनीज की लीडर्स को उसके बाद समझाना ना बहुत मुश्किल था। और वैसे भी जो मोमोज और मोमोज की चटनी और मंचूरियन जो खाएगा तो उसको दिमाग में क्या ही घुसेगा बताओ, है ना? वो तो जो सोचकर बैठ जाओ वो वही। अब हुआ क्या? तिब्बत का मुद्दा चाइना के अंदर उठता है। ये उनका मुद्दा था, लेकिन हम समझते हैं इसका इंडिया के साथ कैसे लिंक बना। और इसलिए कहते हैं कि दूसरों के फड्डों में कम टांग अड़ानी चाहिए। इंसान अपनी इज्जत खो देता है वरना, अगर ज़्यादा ही बहुत अच्छे बनोगे अगर किसी के लिए तो। और यही चीज़ अभी देखने को मिलेगी आपको। जो प्लेट्यू था सेंट्रल एशियन रीजन का, वो तिब्बत था। एक प्लेट्यू है तिब्बत, तिब्बतन प्लेट्यू, है ना? सुना भी होगा आपने, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू ज्योग्राफी में। ये एक मेजर इशू बन गया, दरार बन गया हिस्टोरिकली, जिसके वजह से इंडिया और चाइना के रिश्तों में खटास आती है। अब रिश्ते ठंडे होंगे, जितना ठंडा तिब्बतन प्लेट्यू है उतने ही ठंडे अब रिश्ते हो जाएंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना ना क्लेम करता हुआ आता है कि तिब्बत उनका था बहुत साल पहले, और तिब्बत उन्हीं का होता अगर कॉलोनियल पावर्स ने चाइना के ऊपर कब्जा ना करा होता तो, इसलिए तिब्बत हमारे हाथों से खिसक गया। अब चाइना की आदत होती है, चाइना हमेशा ना जब भी किसी टेरिटरी के ऊपर क्लेम करता है ना, जैसे कभी भी येलो सी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, तो वो हमेशा ना एक हिस्टोरिकली एक मैप प्रेजेंट करता है कि ये देखो ये हमारा पुराना मैप है, प्राचीन मैप है, ये एरिया हमारा था, ये एरिया हमारा था, ऐसा था, इंडिया का ये हिस्सा हमारा था, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है इतना समुद्र का हिस्सा हमारा था। चाइना हमेशा ऐसी ना एक ओल्ड मैप लाकर झूठी कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ये वाली लाइन ना और ये वाली एनालिसिस आपने हजारों बार करंट अफेयर्स की मैगजीन में, इंडियन एक्सप्रेस में, एडिटोरियल्स में, द हिंदू में ये सुनी होगी कि चाइना हमेशा यही करता है। जब उसको किसी के ऊपर कंट्रोल करना होता है ना, तो एक झूठा कहीं से भी ओल्ड मैप ले आता है, मतलब कहीं से भी जाकर। जैसे वेलकम मूवी में वो चली आती है मल्लिका शरावत, ये उसका शादी की फोटो लेकर कि हमारी बचपन में शादी हुई थी कैटरीना कैफ के साथ, उसकी एंगेजमेंट तोड़वाने। कौन जाने भाई कि वो अक्षय कुमारी के वो क्या, लेकिन फिर भी एंगेजमेंट मंगनी तो टूट जाती है ना। यही चाइना रणनीति खेलता है, कुछ भी मैप मतलब कहीं से भी निकल कर लाता है जिसका कोई प्रूफ नहीं, कोई सर पैर नहीं, जबरदस्ती पोक करने के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन चाइना का एक बार अंदरूनी मामला हम लोग जानते हैं। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत जो था ना वो इंडिपेंडेंट था। तिब्बत जो था ना इंडिपेंडेंट था, मतलब एक प्रकार से देश का स्टेटस एंजॉय कर रहा था, एक अलग ही, कुछ लेना देना नहीं चाइना के साथ, कुछ बड़प नहीं। अच्छे खासे यहां पर मंक रहते थे, सीधी सादी जिंदगी बिता रहे थे, सोहम मेडिटेशन करते थे और एफर्मेशंस मारते थे और बढ़िया अपनी जिंदगी मतलब ये बता रहे थे। देवर सेटिस्फाइड विद लाइफ, आराम से कंट्रोल इनका होता था, नो आर्मी, नो वायलेंस, नथिंग, ठीक है। 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। बड़ी सारी जो पॉपुलेशन थी तिब्बतन पॉपुलेशन, उन्होंने विरोध करा इस टेक ओवर का, ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, इंटरनेशनली अपनी वॉइस रेज करी। और एशिया में उस टाइम पे ना इंडिया बहुत ज्यादा ध्यान देता था, कौन सी कंट्री आजाद हो रही है, कहां पर कैसा सिस्टम आ रहा है, कैपिटलिज्म सिस्टम आ रहा है, डेमोक्रेसी आ रहा है, सोशलिज्म आ रहा है, कम्युनिज्म आ रहा है, नए नए मुल्क कौन कौन से आजाद हो रहे हैं, आजादी की लड़ाई किसकी बाकी रह गई है ताकि हम उसको सपोर्ट करके उसको जल्दी आजाद करवा लें। इंडिया उस टाइम पर एशिया के लीडर की तरह बिहेव कर रहा था, बाप नहीं बनना चाहता था किसी का, लेकिन नजरें रखता था कि किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है। भारत के लीडर्स नेहरू वगैरह ये सब काम बखूबी तरीके से करते थे। इंडिया ने सबसे पहले प्यार से एक बारी चाइना को बोला कि
जो तिब्बत का जो क्लेम है भाई साहब इंडिपेंडेंस के लिए, आप उसको रिकॉग्नाइज करो, उनको इंडिपेंडेंट रहने दो। सीधे साधे मंक है, सीधी सादी जनता है, ठीक है। वो तो बेचारे मोमोज भी बिना चटनी के खा लेते हैं, तो आप उनको आराम से रिकॉग्नाइज करो, मत करो कब्जा वगैरह फालतू में, ठीक है। जब पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में, एग्जैक्ट मैंने आपको यहां पर बताया था 29 अप्रैल 1954 में, ठीक है। अब उसमें एक क्लॉज था, मैंने आपको बताया कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। और ये वाला पॉइंट कहां गया वो, ये म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया ना अभी इसके बारे में इतना, ये और ये वाला, स्पेशली थर्ड वाला और फर्स्ट वाला। चाइना को ये लगा, अब जैसे आप कभी कभार किसी को अच्छे से भी कोई बात समझाने जाओ ना, आपको आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि इतना भयंकर क्या कहते हैं रिएक्शन दे देगा ये मुझे, कि भाई क्या हो गया, आराम से ही तो बात करिए। जब इंडिया ने जैसे इसको ये कहा और चाइना ने उसके बाद जो चिल्लाना शुरू करा, जो चीखम चिल्ली और जो कलेश करना शुरू करी, तुमने पंचशील एग्रीमेंट का वॉयलेशन कर दिया, अभी अभी तो हमारे बीच में साइन हुआ था, हम जो मर्जी करें, तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले। उसके अंदर पहली लाइन लिखी हुई थी, तीसरी लाइन लिखी हुई थी कि हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और म्यूचुअली एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में नॉन इंटरफेयर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तुम 5 पॉइंट नहीं निभा सकते किसी एग्रीमेंट के, तो तुम 50 साल के रिश्ते कैसे निभाओगे आने वाले टाइम पे। तुम तो दोगले हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमारे देश में इंटरफेयर कर रहे हो। चाइना ने सुना ही नहीं इंडिया की कोई बात कि नेहरू जी और लीडर्स किस साइकोलॉजी से उनको समझा रहे थे, और उन्होंने बात ना गलत वे में ले ली। जैसे आप बोलना कुछ और चाह रहे होते हो, कभी कभार आप हंसी मजाक में ले रहे होते हो कोई बात, लेकिन व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे किसी को कुछ भी गलत लग जाता है और फिर वो मुंह फुला कर बैठ जाता है और इतना बड़ा बात का पतंगड़ बना देता है कि जिसकी कोई हद नहीं। यही हुआ यहां पर। अब उस टाइम पर जब कोई हमसे रूठा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई बंदी है, उसकी कोई फ्रेंड है, अब मेरी बंदी ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे उसकी फ्रेंड से मिलवाया था, जस्ट अभी मिलवाया, और मेरी बंदी का किसी बात पर कलेश हो गया। अब मैं जानता हूं कि वो और ज्यादा नहीं चिढ़ेगी अगर मैं उसकी फ्रेंड को फोन करके बोलूंगा जरा किसी भी बात के लिए, या उसको कल को ये पता लग जाए कि मैं इससे तो बात कर नहीं रहा हूं, नेक्स्ट डे इसको तो मनाने के लिए कॉल करा नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड को मैंने घर बुला लिया अपने। तो तुम्हें लगता है कभी दोबारा रिलेशनशिप में वो मेरे साथ आएगी? अब देखो इंडिया ने क्या करा। इंडिया ने ये जो हाँ पंचील एग्रीमेंट, ये जो था ना पंचील एग्रीमेंट जो था, इंडिया ने बोला फोन रखते रखते, जैसे हम लोग, मैं फॉर एग्जांपल अभी बंदी से बोल रहा हूँ, हाँ मेरी माँ तू सही है, रख दे फोन, ठीक है जो तू कह रही है वो ठीक है, मैंने मान ली तेरी बात, आज के बाद मैं तेरे को कुछ समझाऊंगा ही नहीं। तो इंडिया ने भी कंसीड कर दिया चाइना का क्लेम ओवर तिब्बत। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत कम लोग बात करेंगे आपसे जिंदगी में इसके बारे में। इंडिया ने, जैसे वही है ना कि जैसे मतलब मैं तंग आ गया अपनी बंदी से, यार ठीक है यार तू सही है, मुझे कलेश नहीं करना, मुझे प्यार से रिश्ता चलाना है तेरे साथ, बिकॉज आई लव यू अलॉट, रख दे फोन, तू ठीक है, अभी मत लड़ प्लीज मुझसे इस बात के, जो तू कह रही है वो ठीक है। इंडिया ने मान ली चाइना की क्लेम की बात तिब्बत के ऊपर, लेकिन हुआ क्या, अब मेरी लड़ाई चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वॉर ही चल रहा है रात भर मेरे और मेरी बंदी के बीच में, लेकिन अगली सुबह उसको पता लगता है कि मैंने उसे मनाने के लिए कॉल वॉल तो करा नहीं, और बदले में बल्कि उसकी फ्रेंड को मैंने अपने घर पे बुला लिया, जिससे जस्ट अभी अभी मैं इंट्रोड्यूस हुआ या नहीं भी जानता था मैं। हुआ क्या, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, ये एक बार चाइना के लीडर जब जाओ इनलाई इंडिया आए थे, चाओ इनलाई जब इंडिया आए थे ऑफिशियल विजिट पर 1956 में उनके साथ आए, इन्होंने नेहरू को इन्फॉर्म करा कि आपके साथ ना मैं चुपके से मैं एक बात करना चाहता हूँ। नेहरू को साइड में ले गए, उनसे बोलते हैं तिब्बत की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यार, आपने तो दोस्त यारी के चक्कर में, पंचशील एग्रीमेंट के चक्कर में, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो आपके देश में चलता है उसके चक्कर में आपने बात तो मान ली। हम सीधे साधे साधु संत वाले लोग हैं, मेडिटेशन करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, बिना चटनी के मोमोज खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं और सो जाते हैं। और आप थोड़ा सा आप देख लो, आप तो क्योंकि अच्छे खासे एशिया के लीडर्स हो, बाकी और कंट्रीज को हमारी मदद करने आएंगी भी नहीं, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं। उन्होंने कान में नेहरू की वाली बात डाल दी। जब जाओ इनलाई के साथ, जाओ इनलाई 1956 में विजिट करते हैं ना, तो दलाई लामा जाओ इनलाई के साथ आता है, आते हैं इंडिया, जब जाओ इनलाई आता है,
कब्जा होने के बाद मतलब आता है, मतलब इसका मतलब दलाई लामा रिस्पेक्टफुल फिगर था चाइना के अंदर। चाइना ने ये बोला दलाई लामा तिब्बतन लीडर था, वैसे तिब्बतन मंक था, लीडर था वहाँ का, जो तिब्बत की जनता वगैरह को मतलब गवर्न करता था। गवर्न इन द सेंस कोई वैसा नहीं था, एक तरीके से आप ये मान लो कि जैसे गण और संघ के लीडर फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध हैं और वो समझा रहे हैं सबको। अब वो कोई ऐसा तो नहीं ये बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध सबसे कि जाओ आक्रमण कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सिमिलरली दलाई लामा का नेचर। तो उन्होंने नेहरू को अपनी इस समस्या के बारे में बताया और तिब्बत की खराब होती समस्या के बारे में बताया। बट चाइना हैड ऑलरेडी एश्योर्ड इंडिया। चाइना ने एक चीज बोल दी थी कि नेहरू जी, जब प्रीमियर जाओ इन लाई आए, कि नेहरू जी देखो मैंने अभी देखा कि ये आपसे कुछ कह रहे थे कान में, देखो मैं आपको एक चीज़ का वादा करता हूँ नेहरू जी, हम तिब्बत को हमने भले ही अपने अंदर मर्ज कर लिया है, लेकिन हम उनको पूरा स्वतंत्र रूप से जो इंडिपेंडेंट स्टेटस आइडेंटिटी चाहिए हम पूरा देंगे। इन मंक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, एक खरोच की निशान भी नहीं, क्या कहते हैं, नखून की खरोच के बराबर भी निशान इनके ऊपर नहीं आएगा। मारना पीटना और वॉयलेंस और जबरदस्ती कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमने किसी को नहीं मरवाया। और हम एक चीज आपसे और वादा करके जाते हैं कि नेहरू जी हम जानते हैं, देखो आप डेमोक्रेटिक देश हो तो आप सबके बारे में सोचते हो, और हम और नेहरू जी आप और हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं आपको एक चीज और प्रॉमिस करके जाता हूं, हमारे जितने भी राज्य हैं चाइना के अंदर, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना यूपी, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, ये जितने भी राज्य हैं जैसे भारत के अंदर, तो चाइना कहता है, ये जवाहर लाल कहता है कि चाइना के अंदर जितने भी ऐसे रीजन्स हैं, उन रीजन्स में से सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी हम तिब्बत को देंगे, जितनी और किसी रीजन ने आज तक एंजॉय करी भी नहीं होगी। अब लेफ्ट कान में जाओ लाई भी एक चीज बोल गया और राइट कान में दलाई लामा भी एक चीज बोल गया, ठीक है। अब नेहरू जी सोच रहे हैं सिगार पीते पीते रात को, क्या करूं क्या करूं। करते करते ऐसे बात चलती रही, धीरे धीरे करते करते 2 साल और बीत गए, 1958 का साल आ गया। अब हुआ क्या, एक खबर आती है भारत में कि तिब्बत में ना आर्म्ड अपराइजिंग हो गई है, जनता इतनी त्रस्त हो गई है। तिब्बत की जनता कभी ऐसी थी नहीं, देखो एक तो ये मंक थे दलाई लामा वगैरह, लेकिन पूरे तिब्बत में सिर्फ मंक तो नहीं रहते होंगे ना, कुछ जनता भी रहती होगी। जनता इतनी त्रस्त आ गई है जब से वो चाइना के अंडर वो मर्ज हुए हैं, कि एक खबर आती है 1958 में कि तिब्बत के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ, और वो कह रहे हैं हम या तो मिटेंगे या मिटाएंगे। और ये खबर आई इसके साथ साथ कि चाइनीज फोर्सेस ने इस आर्म्ड अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया। अब भैया सप्रेस कोई ऐसा तो होता नहीं है कि प्यार से पकड़कर अरेस्ट करके ले गया होगा, यानी कि लोगों की और तिब्बतन जनता की किलिंग्स हुई हैं। और इस चीज का नेहरू ने जब पता लगाने की कोशिश करी इंडियन लीडर्स ने, तो इस चीज के प्रूफ भी मिले। अब जब इस बात की भनक लग गई कि सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है, अगले ही साल 1959 में दलाई लामा ने भारत में फोन कर भारत के लीडर से, नेहरू वगैरह से बात करी और एश्योरेंस मांगी कि हम अपने लोगों के साथ चाइना को छोड़कर आ रहे हैं और इंडियन बॉर्डर प्लीज हमें क्रॉस करवा दो, हम आप क्या शरणागत लेना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, और हमें रहने के लिए एक परमानेंट अपने देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड या समुद्र में भी कोई भी एक जगह दे दो, एक असाइलम दे दो। अब दोस्तों एक बात याद रखना, असाइलम का मतलब हमेशा मेंटल असाइलम नहीं होता, ये कोई पागल खाना नहीं होता। असाइलम एक रहने की जगह होती है, इसके अगर मेंटल लगा दोगे ना, असाइलम का मतलब होता है खाना, रुकने की जगह, खाना ठूसने वाला नहीं, रुकने की जगह, एक प्लेस। इसके आगे मेंटल असाइलम लगा दोगे तो इसको कहते हैं पागल खाना। तो कई लोग ये पूछते हैं मुझसे स्टूडेंट कि सर ये पागल खाना दे दिया इसको नेहरू ने, इसको ये ऐसा क्यों? भाई असाइलम का मतलब पागल खाना थोड़ी ना होता है, सिर्फ वो मेंटल असाइलम होता है, रुकने की जगह दे दी। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कहा, नेहरू जी दोगलेपन की भी एक ना हद होती है। पंचशील एग्रीमेंट आपके साथ साइन करा, आपको जब उस टाइम पर विरोध था, सब कुछ था, आप चिढ़ गए थे, मैं मिलने आया आपके साथ 1956 में, आपके कान में बात करी इतनी देर, मैंने इतना कुछ आपको समझाया, और आपने हम दोनों से, मुझसे, जो कह रहा है कि मुझसे और दलाई लामा से बात करने की बजाय आपने सीधा उनको मतलब अपने यहां शरणागत दे दी।
दिस इज नॉट डन। चाइनीज गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली विरोध करा कि भारत की सरकार के साथ हमें कोई भी रिश्ते रखने का जो हमने सोचा था, या हम हिंदी चीनी भाई भाई लेकर जो हम चल रहे थे, और हमने जो इतनी मदद मांगी, ये सब हमारी मिस कैलकुलेशन थी, और भारत एक गद्दार राज्य है। और चाइनीज इस कदर चिढ़ गए हमसे कि उन्होंने ये सिर्फ ये सोचकर नहीं कि बेकार है, छोड़ जरा, दोगलेबाजी करी भारत ने, नेहरू ने हमारे साथ, ये नहीं, उन्होंने कहा भारत को सबक भी सिखाने की जरूरत है। अब मैंने आपको मैप वाली चीज बताई थी कि जब भी कोई चीज चाइना को क्लेम करनी होती तो मैप, इन्होंने कहा यार एक मैप मिला है मुझे, उसमें भारत की टेरिटरी भी तो हमारे यहां थी। और उस टाइम पर पता लग गया था चाइना को, भारत में ये जो जमाना है 1950s का और 60s जो शुरू होने वाला है, भूखमरी का जमाना, गरीबी का जमाना, बेरोजगारी का जमाना, पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही है, यूएसए के अनाज के ऊपर तो इंडिया डिपेंडेंट है, जनता इतनी भिखमंगन है कि काली रोटियां भी खा लेती है, चाहे भली गटर में गिरा हुआ अनाज यूएसए भेजे। तो ना इनके इरादे मजबूत हैं, ना कंधे मजबूत हैं। निकालो पुराना मैप वाली आइडियोलॉजी की, एक मैप में हमारा भारत दिखा रहा है कि भारत का एक ये रीजन भी शामिल था, और कर दो आक्रमण। और उस टाइम पर जितनी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अबाउट टू कम, और इतना कुछ, मतलब हमें हेल्प चाहिए थी, और उस टाइम पर ही चाइना ने दोगलेबाजी, देखो हम देखेंगे क्या करी, आगे बढ़ते हैं। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स जो हैं वो एक के बाद एक आते रहे। तो चाइनीज गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती रही इस चीज को कि भैया एक बार के लिए बॉर्डर नहीं खोले। गुप्तचरों ने चाइना की सरकार को जाकर, जाओ इनलाई को जाकर ये बताया, एक बार के लिए दरवाजे नहीं खोले नेहरू जी ने, बार बार तिब्बतन्स यहां से जाते जा रहे हैं इंडिया की तरफ। और भारत ने उनके लिए व्यवस्था कर रखी है, पहले दिल्ली में, फिर बाद में जब तिब्बतन रेफ्यूजीज बढ़ने लगे तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के अंदर इनको एक परमानेंट मोनेस्ट्री दे दी बनाकर, और आज भी दलाई लामा वहीं रहते हैं। और ये लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट है तिब्बतन्स की इंडिया के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड में तिब्बतन्स जितने हैं उनकी रेफ्यूजी सेटलमेंट पूरे विश्व में भारत में है आज भी, और उस जमाने में तो ऑब्वियसली बात थी। अब चाइना को ये लगा कि यार नेहरू जी को और भारत की सरकार को ज्यादा शौक है मिनी तिब्बत बनाने का विद इन द भारत, तो चलो फिर कुछ शौक हमारे भी हैं, हम भी पूरे करेंगे। भारत ने अगर पंचशील एग्रीमेंट का वॉयलेशन करा है तो इन्होंने ये सोचा चाइनीज लीडर्स ने, ये सिर्फ वॉयलेशन ऐसा मत समझो कि आप तोड़कर निकल गए, आपको सबक भी मिलेगा इस चीज का। दलाई लामा हैज ऑल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया, यानी कि खून खोल रहा था चाइनीज लीडर्स का इन सब बातों पर। 1950s और 1960s में बड़े सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हो, जो पार्टी थी इंडिया के अंदर, जैसे सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ, वो सपोर्ट भी कर रहे थे तिब्बत की आजादी के कॉज को और दलाई लामा को भारत में शरण देने के लिए। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी थे, एनसीईआरटी जैसे लिख नहीं रहा, ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो है नहीं किसी ने विरोध नहीं करा होगा कि बताया नहीं होगा। हर कोई अपने देश की परिस्थिति और घर की समस्या तो जानता ही है ना, कि घर में खुद भाई दो रोटी का दो टाइम का इंतजाम हो नहीं पाता, और तुम उस टाइम पर ना नौकरी है, ना घर में राशन है, ना कुछ है, फलाना ढिकमा, और तुम बुलाते चले जा रहे हो, और दुश्मन भी सांप की तरह फन फैलाकर बैठा हुआ है कभी भी अटैक करने के लिए। यह भी समझाया नेहरू को लीडर्स ने, लेकिन नेहरू सुनते कहां थे किसी की, हर चीज मिस कैलकुलेशन। और फिर उनको पटेल जी बोलते भी थे कि कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं ना। तो चाइना ने एक तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन बनाया, जो कि चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट बना। तिब्बतन्स अपोज करते थे चाइनीज क्लेम को कि तिब्बत है वो चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है, वो बोलते थे इंडिपेंडेंट है। और चाइना वो पुराना मैंने बताया मैप का झांसा देकर निकालकर कहीं से भी क्लेम करना, जैसे भिड़ना है तो वो एक मैप ले आता था कहीं से भी जाकर कि बहुत सारे सेंचुरीज पहले ही हमारा पार्ट हुआ करता था। They also oppose the policy of bringing the Tibet more and more the Chinese settlers, कि तिब्बत में जो आपने मर्ज भी कर लिया है, तो यहां पर आप तो कहते थे कि ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे और इतनी ऑटोनॉमी देंगे कि चाइना के किसी राज्य के पास नहीं होगी, तो यहां पर चाइनीज को सेटल क्यों करवाते चले जा रहे हो।
तिब्बतन्स का जो डिस्प्यूट था चाइनीज क्लेम के साथ कि उनको ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, ऑटोनॉमी तो मिली, लेकिन अब किसी क्या बंधने का मतलब तो यही होता है कि आप उसके गुलाम। और सबसे बड़ी दिक्कत तिब्बत के लोगों को यह थी, उनको ये लगता था चाइना के अंडर मर्ज होने का मतलब है, क्योंकि अभी तक तो हम सेपरेट एक मुल्क थे, राज्य थे, कंट्री थे। अब इनके अंदर मर्ज होने का यह मतलब है कि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल कल्चर और जो रिलीजन है वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी की हमें बात मतलब माननी पड़ेगी। जैसे होता नहीं है जो जो इशू होता है हमारे देश में कि ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है या डिस्प्लेस किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि ट्राइबल लोगों का कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट वगैरह चेंज आना। कोई भी ट्राइबल अगर फॉर एग्जांपल झारखंड के किसी जंगलों से जाकर दिल्ली रहा है, तो दिल्ली वाले थोड़ी ना उसके लिए अपना कल्चर चेंज कर लेंगे, उसको मर्ज होना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए, काम धंधा चाहिए, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, हमेशा मेजोरिटी का कल्चर सीखना पड़ता है हमें। हम यहां अमेरिका जा रहे हैं तो अपनी हिंदुस्तानी व्यवस्था नहीं सिखा सकते वहां पर। वहां एक ही हॉलीडे मिलती है, क्रिसमस की बस और न्यू ईयर की, और हम होते हैं छुट्टियों के दीवाने कि यार बड़े दिन से यार कोई त्योहार नहीं आया, छुट्टियां नहीं मिल रही यार। हिंदुस्तान की ये भी बहुत अच्छी बात है, आधा साल तो छुट्टियों में निकल जाता है, हर चीज का ऑफ। तो एक बारी मैप देख लो, ये भारत, ये चाइना, ये तिब्बत, इसको मर्ज कर लिया। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? बीपी मैनन ने चेतावनी दी थी नेहरू जी को कि मत करो ऐसा। कौन थे बीपी मैनन, एक बार हम उनके बारे में जानते हैं। वीके कृष्णा मेनन, वीपी नहीं सॉरी, वीके वीके कृष्णा मेनन। ही वॉज अ डिप्लोमेट एंड मिनिस्टर, एक्टिव थे इन द लेबर पार्टी इन यूके बिटवीन 1934 टू 47। इंडियन हाई कमिश्नर थे ये यूके के अंदर, यानी कि काइंड ऑफ ही वॉज आईएफएस ऑफिसर। एंड लेटर ये हेड बने इंडियन डेलीगेशन टू यूनाइटेड नेशंस। ही वॉज अ राज्यसभा एमपी एंड लेटर लोकसभा एमपी। मेंबर थे यूनियन कैबिनेट के फ्रॉम 1956। डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेहरू की सरकार में। एंड ही इज कंसिडर्ड एज वेरी क्लोज टू नेहरू। और इंडिया चाइना युद्ध के बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया था, ये चिढ़ गए थे नेहरू से। इन्होंने बोला था इतना मैंने समझाया, आपने बात कहाँ मानी, आपको तो ज्यादा ही अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रहता ना, मरो फिर। जितनी भी बातें थी, जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो इरप्ट हुआ 1960s में इंडिया चाइना के बीच में, तो ये आपको एक कार्टून दिख रहा है। टॉक्स बिटवीन नेहरू एंड माओ से तुंग प्रूव्ड यूजलेस, फ्यूटाइल। उन सब बातों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं निकला। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताओ। आपको इशू आज पहली बार समझ में आया कि रियल मुद्दा था क्या, स्टार्टिंग कैसी हुई, बिगड़े कैसे रिश्ते, और पंचशील की क्या महत्वता है, इंपॉर्टेंस है। हम्म। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे चाइना ने हमारे ऊपर, हम जब इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे थे, 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, एक टेरिटरी को तो हमने छीन लिया था, बचा लिया था। एक जो टेरिटरी जो अभी तक हमारे पास, हम जो चाइना के पास है, जो हमसे लेकर गया हुआ है, वो इतनी बड़ी टेरिटरी है, इतनी बड़ी टेरिटरी जिसपे 28 दिल्ली बन सकते हैं, 28 दिल्ली जितनी टेरिटरी बन सकती है, इतना लार्ज एरिया चाइना के पास है अभी तक। इस डिस्कशन में फिलहाल इतनी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।